हर बार बार पे हमें गुस्सा क्यों आता है। तो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के सेमिनार को फिर से एक बार सही दिशा दिखाने के लिए। और एक ज्वलंत विषय है हम सबके बीच में कि हमें बार बार गुस्सा क्यों आ जाता है। शायद ही समाज में या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये डिनाई कर सके कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। और वर्क प्लेस में देखें तो सर, दोस्तों के बीच में भी और अपने रिलेशन में भी कई बार ऐसा होता है हम अ, ना चाहते हुए गुस्सा कर जाते हैं, और जब शब्द निकल जाता है जुबान से तब ख्याल आता है यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार मेरा बनता हुआ काम बिगड़ गया। और इस पे बहुत सारे हमारे दार्शनिक लोगों ने अलग अलग दोहा और चौपाई के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया कि बोलने के पहले अपने शब्दों को तौल लिया जाए। मगर वो तौल तब समझ में आती है जब वाणी बाहर निकल चुकी होती है। तो सर, पहले तो यही समझने का हम आपसे प्रयास करें, आपके विधा से, आपके टेक्निक से, कि आखिर गुस्सा आता क्यों है सर। सामान्य से लोग ये जरूर बोल देते कि अरे यार वो मेरे मन का काम नहीं हुआ, या मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी तो गुस्सा आता है। मगर ये हाइपोथेटिकल बातें हो जाती हैं। डॉक्टर अनिल जी से हम साइंटिफिक भाषा समझना चाहेंगे गुस्सा आने का कारण। अब मैं यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉ। है। पहला ऑब्जेक्शन ये है, आपने जो टॉपिक लिखा है, गुस्सा आता है या किया जाता है, मैं बार बार गुस्सा क्यों करता हूं, या हम्म। फिर ये टॉपिक सही है कि मुझे बार बार गुस्सा क्यों आता है। हम्म। तो पहले ये समझना है कि गुस्सा आता है या मैं गुस्सा करता हूं। एक प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूं। देख पा रहे हैं पांडे जी आप? जी, बिल्कुल। तो टॉपिक है, मुझे गुस्सा क्यों आता है। मैं कहता हूं मुझे गुस्सा आता नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स एमिगडाला हाईजैक। अब आपके पास दो नए वर्ड्स मिल गए, एक एमिगडाला और एक हाईजैक। अब समझते हैं ये एमिगडाला होता क्या है और हाईजैकिंग कैसे होती है, जिसकी वजह से गुस्सा आता है। एमिगडाला हमारे इस ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है। एक राइट एमिगडाला होता है, एक लेफ्ट एमिगडाला होता है, दो एमिगडाला होते हैं। तो इसको समझने के लिए कि गुस्सा क्यों, ब्रेन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर का पार्ट जहां पर आपको ये सल्काई और गायराई दिखाई दे रहे हैं, ये है नियोकॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन। क्या कहा मैंने? थोड़ा रिपीट करेंगे मेरे साथ आप सब लोग। ये है थिंकिंग ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स। इसका मेन काम होता है सोचना। जो भी विचार आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, ऊपर के ब्रेन में। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना सोचता है, जो जितना लॉजिकल होता है, जो ज्यादा थिंकिंग करता है, उतने ही ये सल्काई गायराई ज्यादा बन जाते हैं उम्र के साथ। ये जो बीच बीच में इसमें झुर्रियां दिखाई दे रही हैं, तो मैंने क्या कहा कि ये ऊपर का हिस्सा है थिंकिंग ब्रेन, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है ये है इमोशनल ब्रेन। इसको कहते हैं लिम्बिक ब्रेन। इस लिम्बिक ब्रेन में जितने भी आप सोचते हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इमोशन में। जैसे आपको ने कुछ सोचा, कोई विचार आया, लेकिन उस विचार के बाद आपको रोना आ गया। रोना तब आएगा जब यहां से थॉट्स इस इमोशन में कन्वर्ट हो गई। अगर वो इंफॉर्मेशन लिम्बिक ब्रेन के पास पहुंच गई तो वो आपके फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फील हम इस ब्रेन से करते हैं। और जो नीचे ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन और एग्जीक्यूटिव ब्रेन, इसके अंदर में होते हैं बॉडी के वाइटल सेंटर्स, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर्स, एपेटाइट सेंटर, सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो जो भी आपने सोचा उसका इमोशन क्रिएट होगा यहां से, और जो भी इमोशन क्रिएट हुए उसके उसका बॉडी के ऊपर जो भी असर होगा वो होगा तीसरे वाले ब्रेन से, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रेन से। तो ये है ह्यूमन ब्रेन, ऊपर का हिस्सा सोचने का हिस्सा। ये जो वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है ये है फील करने का हिस्सा, और ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है ब्रेन स्टेम। ये बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है। और एमिगडाला कहाँ रहता है? यहां पर लिम्बिक ब्रेन में, बीच में। हम्म। अब ये देखिए, ये हो गया थिंकिंग ब्रेन, ये हो गया नीचे एग्जीक्यूटिव ब्रेन। ये जो बीच का हिस्सा है और यहां पर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस लिम्बिक ब्रेन में चार चीजें आती हैं: हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस का जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के हार्मोन्स को, सबको नॉर्मल बना के रखता है। थैलेमस जो है इंफॉर्मेशन को रिले करता है। कहां से? जो भी आप फाइव सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेंगे वो थैलेमस के थ्रू यहां पर जाएगी। हम्म। या तो आपने जो भी सोचा, क्या सोचा, वो सोचने के बाद इंफॉर्मेशन इसके पास आती है। किसके पास?
थैलामस के पास। के पास। थैलामस से इंफॉर्मेशन जाती है एमिगडाला के पास। क्लियर? और एमिगडाला के बगल में होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का मेनली पार्ट है कि यहां पर हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, और इसका असर हमारे इस पर लिम्बिक सिस्टम पर होता है और ये बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या तो 5 सेंसेस से या हमारे थॉट प्रोसेस से, वो थैलामस के द्वारा एमिगडाला के पास पहुंच जाती है। और एमिगडाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ये 2 तरीके से जज करता है। इसके पास केवल 2 तरीके का जज करने का तरीका है। एक है ऑल इज वेल और दूसरा है डेंजर डेंजर डेंजर। क्लियर हुआ? यानी जो भी आपने देखा, सुना या समझा, एमिगडाला ने अगर उसे समझ लिया ऑल इज वेल, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कूल रहेंगे, काम रहेंगे। अगर एमिगडाला ने समझ लिया डेंजर डेंजर डेंजर, फियर, तो वो एकदम से हाइपर रिएक्ट करेगा, गुस्सा आएगा, या गलत डिसीजंस लेगा, या वायलेंटली रिएक्ट करेगा। क्लियर हुआ ये? लेकिन ये करने से पहले ये हमारा जो सामने का एरिया है ब्रेन का, ये वाला एरिया, ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं आईज से, ईयर से, इधर उधर से, सारी इंफॉर्मेशन कहां जाती है? इस एरिया में जाती है। ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है सोचने का एरिया, यानी ये सोचने का एरिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे इस कॉर्टेक्स में पहुंचती है, और यहाँ पे जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग होता है, लॉजिकल थिंकिंग। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो यहाँ पे सर दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम ऐसे ऐसे ठोकते हैं। जब हमें कोई याद नहीं आता तो भी हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि इस ब्रेन के एरिया में हम ब्लड सप्लाई ज्यादा करना चाहते हैं ताकि हमें अच्छी थॉट्स आनी शुरू हो जाए। लेकिन एमिगडाला हाईजैक में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इस एरिया में पहुंचती ही नहीं और सीधा एमिगडाला के पास पहुंच जाती है, और एमिगडाला उसको जज कर लेता है डेंजर डेंजर डेंजर। वो उसे ऑल इज वेल नहीं समझता। डेंजर फील करना है या ऑल इज वेल फील करना है, ये काम है फ्रंटल कॉर्टेक्स का। लेकिन सीधी इंफॉर्मेशन कहां पहुंच गई? एमिगडाला के पास, और एमिगडाला ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया, डेंजर डेंजर डेंजर। अब इमीडिएट आपको गुस्सा आएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप वायलेंटली रिएक्ट करेंगे और गलत डिसीजंस लेंगे। अब जैसे ही ये एमिगडाला एक्टिव हो गया, आपका हायर कॉर्टेक्स, सोचने समझने की शक्ति खत्म, और इमोशनली आप एकदम फूल बन गए हैं। अब इस एमिगडाला के इन्फ्लुएंस में आप गुस्सा करेंगे, एमिगडाला के इन्फ्लुएंस में ही आप सारे डिसीजंस लेंगे, और उस समय के लिए गए डिसीजंस आपके गलत होंगे। आप कुछ भी बोल डालेंगे, कुछ भी रिएक्ट कर डालेंगे, कुछ भी एक्शंस ले लेंगे, और वो सारे के सारे किसने लिए? एमिगडाला ने और लोअर ब्रेन ने। ये नीचे के 2 ब्रेन थे। जो ऊपर का ब्रेन था, इतना सारा एरिया, ये देखिए, ये जो इतना बड़ा एरिया था, ये सारा ब्लॉक हो गया, क्योंकि अब ब्रेन को कौन चला रहा है? एमिगडाला। और एमिगडाला का जो चलाने का तरीका है, वो केवल 2 ही चीजें समझता है, ऑल इज वेल या डेंजर, ऑल इज वेल या डेंजर। अगर उसने सब कुछ ठीक फील किया तो वो कूल रखेगा, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी फील कर लिया कि डेंजर, बस फिर आप वो सारा सोचने समझने की शक्ति खत्म। अब ये जो हो रहा है एमिगडाला हाईजैक सामने सामने घटी, और एकदम से गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो हमारे एमिगडाला पर पहुंच गई इंफॉर्मेशन, और एमिगडाला ने वायलेंटली रिएक्ट कर दिया, और बॉडी के अंदर एकदम तनाव बन गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और फिर क्योंकि अब ऊपर का ब्रेन शटडाउन हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, आप कुछ उठा के फेंकेंगे, है ना? गुस्से में लोग किसी का मर्डर कर देते हैं, गुस्से में सुसाइड कर लेते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब अगर समझिए जा रहा है, किसी ने कार स्क्रैच कर दी, एकदम से एमिगडाला आपका रिएक्ट हुआ, आपने उतरा और दे धापड़ धापड़ मारे, और सामने वाले के पास भी हथियार था, उसने भी फाइल कर दिया। ये है गुस्से की साइकोलॉजी, गुस्से की न्यूरोफिजियोलॉजी। तो मैं क्या कह रहा हूं, गुस्सा इसीलिए आता है कि एमिगडाला हाईजैक हो गया है, और ये एमिगडाला हाईजैक इसीलिए हो रहा है कि हम बार 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 इमोशनल फियर में जा रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो सीधा का सीधा इंफॉर्मेशन हमारे एमिगडाला में पहुंच रही है, और जिसकी वजह से हम हाईजैक हो रहे हैं और बार बार गुस्सा कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो ये आपको समझ में आया ना कि गुस्सा क्यों आता है। आप गुस्सा नहीं करते हो, आपका एमिगडाला आपसे गुस्सा करवाता है। और गुस्सा आता नहीं है, किया जाता है। किया इसलिए जाता है कि इंफॉर्मेशन जो सोचने समझने की पावर थी ऊपर की, जो ये सोचता कि नहीं करना है गुस्सा, वो अब शटडाउन चला गया है, और गुस्से में लिया गया सारा डिसीजन गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारा ऊपर का जो थिंकिंग ब्रेन था
फ्रंटल कॉर्टेक्स वो टोटली बंद हो चुका है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब भी डिसीजन लो, गुस्से में कुछ मत डिसीजन लो। अगला पार्ट ये है कि अब ये गुस्सा जो आ गया, एमिगडाला हाईजैक हो गया, अब सॉल्यूशन क्या है कि इस एमिगडाला को हाईजैक होने से बचाएं। तो सबसे पहले आपको ये जो मैं सिखा रहा हूं एमिगडाला हाईजैक, यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अब अगली बार जब भी गुस्सा आएगा आपको, तो आपको क्या याद आएगा कि गुस्सा मैं नहीं कर रहा हूं, कौन कर रहा है, मेरा एमिगडाला। अब आपको इमीडिएट याद करना है, ओके मेरा एमिगडाला हाईजैक हो रहा है। हाईजैकिंग वर्ड सुनते ही आपको याद आएगा कि नहीं, मुझे इसे हाईजैक नहीं होने देना है। तो इस बात की नॉलेज इमीडिएट आपको एक्टिव रखेगी कि मेरा एमिगडाला हाईजैक हो रहा है, मुझे इसको होने नहीं देना है। दूसरा पार्ट है एमिगडाला, इमोशनल ब्रेन का पार्ट है। अगर आप ऊपर का जो थिंकिंग ब्रेन है वहां पे एक क्वेश्चन भी पूछ लेंगे तो इमीडिएट थिंकिंग ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, लॉजिकल ब्रेन। तो इसी दौरान पहला वर्ड आपको लाना है कि मेरा एमिगडाला हाईजैक हो रहा है। दूसरा, तुरंत यहाँ पे आपको हल्का सा टैप करना है ताकि यहाँ का ब्रेन फ्लो, जो ब्लड सर्कुलेशन था, वो बढ़ जाए। तीसरा, आपको इमीडिएट क्वेश्चन पूछना है, मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता क्या है। क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे आप क्वेश्चन कुछ भी पूछेंगे तो ये थिंकिंग ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ये सारी चीजें इतनी फास्ट होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। इतनी फास्ट एमिगडाला हाईजैक होता है और अपर ब्रेन शटडाउन होता है कि आप रिएक्ट कर देते हैं। और जैसे ही फिर रिएक्ट करते हैं, फिर आपका एमिगडाला हाईजैक खत्म होता है, फिर आपको वापस थिंकिंग ब्रेन एक्टिव होता है, फिर आप पछताते हो, ओह मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में 8 से 10 मिनट लगता है, और 8 से 10 मिनट में पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका होता है, और इतना सारा कुछ आपने कर दिया होता है रिएक्शन एक्शन, कि फिर वो पूरा रायता फैल चुका होता है। तो इस रायते को रोकने के लिए पहला, तुरंत जैसे ही गुस्सा आए आपको बोलना है एमिगडाला हाईजैक, तुरंत यहां पर ऐसे ऐसे, और कहना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 3 बार अपने मन में बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर बोलना है मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं, मैं इस सिचुएशन में इससे अच्छा क्या रिएक्ट कर सकता हूं, मैं इस सिचुएशन में इससे बाहर कैसे आऊं। बस 2-3 क्वेश्चन कुछ भी पूछिए, क्वेश्चन मार्क वाले, इमीडिएट एक्टिव हो जाएगा। और उस दौरान इसको बंद रखना, क्योंकि यहां से और यहां से एक्शंस निकलेंगे, या तो वर्ड्स निकलेंगे या एक्शन और रिएक्शन होगा, क्योंकि उस समय बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। क्योंकि अब लोअर ब्रेन, जो लोअर पार्ट था, वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, और लोअर ब्रेन रिएक्ट करवा देगा। तो या तो आप फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, या वर्ड्स, मुंह से कुछ गाली बक देंगे, मुंह से कुछ ऐसा बोल देंगे जो बाद में फिर शब्द वापस नहीं आएंगे। तो अब हमें यहां से ये समझना है कि गुस्सा क्यों आता है। पहला वर्ड, पहला एक गुरु मंत्र है, गुस्सा आता नहीं है, किया जाता है। दूसरा वर्ड गुरु मंत्र है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मेरा एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। तीसरा गुरु मंत्र है एमिगडाला हाईजैक इमोशनल ब्रेन का पार्ट है, मुझे इमीडिएट थिंकिंग ब्रेन को टैप करना है और क्वेश्चन पूछने हैं। चौथा एपिसोड है, चौथा गुरु मंत्र है कि इस दौरान 1 से लेकर 10 तक उल्टी गिनती गिने, 10 से 1 की तरफ, 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1 ऐसे, 10 9 8 7 6। जब आप इस दौरान गिन रहे हैं तो आपको पॉज करने का मौका मिलेगा, और ये जो ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन स्टॉप हुआ था, ये सर्कुलेशन वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपका थिंकिंग ब्रेन इतनी देर में एक्टिव हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस 20 से 25 सेकंड का है। सेकंड्स की बात कर रहा हूं, मिनट्स की नहीं। 20 से 25 सेकंड में आपको ये फटाफट कर देना है, और 20 से 25 सेकंड में आपका ये थिंकिंग ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि क्या गुस्सा करना जरूरी है, या गुस्से के बिना भी आज के जीवन में रहा जा सकता है। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें लगता है कि गुस्सा करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कुछ समय पे किसी किसी विषय पे गुस्सा अगर दिखाते हो, यानी ये दो बातें हो गई सर। जो आपने कहा कि गुस्सा आता नहीं, गुस्सा करते हैं। तो एक तो गुस्सा करना जिसपे हम दिखाते हैं कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, बच्चों के ऊपर में हम गुस्सा करते हैं, जिनको हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सबॉर्डिनेट में भी है तो उनको हम गुस्सा करते हैं। लेकिन सर, जैसे गाड़ी ठुकी थी या किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोला, तो सर वो अमिगडाला हाईजैक हो या जो भी हो, पर वो तो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। उसको मैं करता नहीं हूं, मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो वो आ गया। यानी गुस्सा करना और गुस्सा आना भी मैं दो अलग अलग विषयों को मान रहा हूं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, कि गुस्सा हम बेसिकली करते हैं। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, अभी मान लो किसी ने माइक को अनम्यूट कर दिया है, कुछ कर दिया, तो आप थोड़ा गुस्सा करेंगे। पता है जी, आपको कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया आपने, ठीक है। कर दिया। और एक होता है कि गुस्सा आ गया, आता तब है जब एमिगडाला हाईजैक हो जाता है।
हम्म। और किया तब जाता है जब आप नोइंगली करते हो। मतलब उस समय हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स भी नो, एक्टिव रहता है। यस। अभी जैसे कॉन्शियस। आप मान लो गुस्सा करें बैठे बैठे, गुस्से की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, ये तो मैं समझ रहा हूं कि गुस्सा करना कर किया हूं मैं, क्योंकि मैं हम्म। अपने आप नहीं हुआ। लेकिन जो सिचुएशन होती है उस दौरान जो एकदम से आ जाता है, वो जी। है गुस्सा आना। और आने का जो कारण है वो है एमिगडाला हाईजैक। अच्छा। क्लियर हुआ? अब क्लियर अब है। दूसरा ये समझना है कि क्या गुस्सा करना जरूरी है? क्या गुस्से के बिना रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, हम्म। आज के समय में नहीं। जी। क्यों? क्योंकि अगर आप एकदम शांत हो जाएंगे, गुस्सा ही नहीं करेंगे, तो लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे। हम्म। चाहे आप बॉस हो, चाहे आप मम्मी पापा हो, और चाहे आप दोस्तों के ऊपर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर गुस्सा करना पड़ेगा। जी। अब अगला इंसाइट ये है, अगला गुरु मंत्र ये है कि जो मैं गुस्सा कर रहा हूं उससे मैं क्या चाहता हूं, उस हम्म। गुस्सा क्यों कर रहा हूं और उससे मैं क्या चाहता हूं। हम गुस्सा इसलिए करते हैं कि सामने वाले को मेरी नाराजगी व्यक्त हो जाए और सामने वाला बदल जाए, जो वो चीज गलत कर रहा था वो ठीक कर ले। हम गुस्सा करते हैं और पूरा ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है, एसिडिटी हमको होती है, सर में दर्द हमको होता है, और सामने वाला मुस्कुराता है और फिर ये सोच के और गुस्सा आता है। तो हमने गुस्सा किया इसलिए था कि सामने वाले को नाराजगी दिखाई जाए, सामने हम्म। वाले को डराया जाए, सामने वाले में बदलाव लाया जाए। अब हम्म। हो उल्टा रहा है। अब ऐसे में क्या करना है? हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्से की एक्टिंग करनी है। जैसे अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन थे, हर पिक्चर हर मूवी के अंदर गुस्सा करते थे, लेकिन क्या वो ओरिजिनल का गुस्सा होता था? लेकिन एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि उनका नाम एंग्री यंग मैन। सेम टू सेम हमें भी अमिताभ बच्चन की तरह उन सिचुएशन में जहां गुस्सा करना जरूरी है, गुस्सा नहीं करना, गुस्से की एक्टिंग करनी है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अपने आप को एक एक्टर की तरह समझे और इमीडिएट शांत भाव में बैठ के गुस्से के हाव भाव वैसे ही बनाएं। और अब यह गुस्सा किया, आया नहीं, अब ये क्या किया आपने? गुस्सा किया। किया और गुस्से की एक्टिंग की। जब हम्म। गुस्सा करेंगे ना, तो फिर क्या होगा? बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगी, उसको पता है एमिगडाला को ये गुस्सा कर नहीं रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, इसको आया नहीं है। कुल मिला अब के बॉडी के वैसा, ऊपर रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये इसको अगर समझो तो ऐसा कि जब कोई छोटा बच्चा शरारत करता है तो हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं कि अपने बच्चे के ऊपर में हम नाराज हैं, गुस्सा है, पर हम गुस्सा होते नहीं अंदर से। अब इसी सिचुएशन को सारी जगह पे इंप्लीमेंट करना है। जब भी गुस्सा करने की जरूरत पड़े, गुस्से की एक्टिंग करनी है और हम्म। गुस्से का ऐसा हाव भाव लाना है कि सामने वाला हिल जाए और आप अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। और जब उल्टा हो रहा था, हम्म। आप गुस्सा कर रहे थे, आप अंदर से हिल गए और सामने वाला अंदर ही अंदर अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहा। अब ये दूसरा इंसाइट आपको मिला, गुस्सा करना जरूरी है और गुस्सा करना है तो गुस्सा नहीं करना है, गुस्से की एक्टिंग करनी है और एक्टर जबरदस्त होना चाहिए। और बाद में फिर अपनी पीठ थपथपाएं। शानदार, बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू डॉक्टर अनिल गुप्ता। तो जहां तक अब गुस्से की बात है, ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात है कि क्या गुस्सा करना मेरा स्वभाव है या मैंने सीखा है? क्या क्या गुस्सा गुस्सा करना करना चाहते हैं? मेरी हाँ। पर्सनैलिटी का पार्ट है, जन्मजात है, या गुस्सा करना मैंने सीखा सीखा है? है। कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो बचपन से ही गुस्सा करते आ रहा है, इसके मम्मी पापा बताते हैं कि ये बचपन से ही गुस्सैल है। हम्म। यानी ये पैदा होने के बाद, जब पैदा हुआ था तो वो भी गुस्सा करता था, मतलब 2 दिन का था ना, इसको अगर दूध नहीं पिलाए तो गुस्सा करके हालत खराब कर देता था। हम्म। और वो आदत आज तक नहीं छूटी है कि भूख लगती है तो पागल हो जाता है। हम्म। एक एड भी देखी होगी आपने कि जैसे उसको भूख लगती है तो वो हीरोइन बन जाता हम्म। है ना? क्लियर ना? और ये हम बिल्कुल। सबके साथ भी होता होगा, कईयों के साथ जब भूख लगती है तो गुस्सा कर करके ऐसा ड्रामा करते हैं हम कि हम्म। पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या गुस्सा बाय बर्थ आता है या गुस्सा करना हम सोसाइटी से सीख सीख के अपनी पर्सनैलिटी में आदत बनाते हैं? तो हमने जो गुस्सा सीखा है शायद अपने आसपास की चीजों और क्रोध से, जो चाहे सोसाइटी हो चाहे हमारी फैमिली मेंबर हो, हमने उससे सीखा है। जैसे बचपन का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो ये देखते हैं कि पहले जो चीज नहीं मिलती थी, अगर हम्म। हमने कुछ एक्सप्रेशन दिया या गुस्सा किया और हमें वो चीजें मिली, तो हमको लगा कि जैसे कोई चीज पानी होगी तो मुझे अपने आप को गुस्सा दिखाना होगा। तो मैं बिल्कुल। इसको समझता हूँ कि सर बचपन का, इसको स्वभाव ना बोल करके हमारी द्वारा पाली गई आदतें हैं गुस्सा। अब यहां पर मैं ये बोलूंगा, हम्म। दोनों चीजें हैं।
पहला ये समझना है कि जो हमारी बाय बर्थ नेचर होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक वात टाइप के लोग होते हैं, एक पित्त टाइप की पर्सनैलिटी होती है और एक कफ टाइप पर्सनैलिटी होती है। जो वात टाइप के लोग होते हैं वो पतले दुबले होते हैं, लंबे होते हैं। पित्त टाइप के लोग मीडियम हाइट के होते हैं, ना मोटे ना पतले। और कफ वाले व्यक्ति जो हैं थोड़े मोटे होंगे और मीडियम या लोअर हाइट के होंगे। अब अगर गुस्से की बात कहें तो बाय बर्थ वात जो है, वात के अंदर 2 दोष वायु और आकाश ज्यादा होते हैं, तो ये ज्यादातर उड़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, नए नए आइडियाज देंगे, इधर उधर घूमना, इधर उधर हाथ पैर घुमाना, ज्यादा मूवमेंट करना, ये इनका स्वभाव होता है क्योंकि इनके अंदर वायु और आकाश तत्व ज्यादा है। और इनका जो गुस्सा होता है वो बहुत जल्दी जल्दी आएगा, छोटी छोटी बात पर आएगा, लेकिन बहुत ही थोड़ी देर का रहेगा, फिर भूल भी जाते हैं ये। समझे? गुस्सा करेंगे हर छोटी छोटी बात पे करेंगे, लेकिन गुस्सा बहुत थोड़े लेवल का करेंगे और बहुत जल्दी गुस्सा भूल भी जाएंगे। अब ये जो दूसरी पर्सनैलिटी है, पित्त पर्सनैलिटी, इसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है, और अग्नि है तो जलेंगे भी, अग्नि है तो गर्म भी रहेंगे। तो इनका मिजाज ही बचपन से गर्म होता है, यानी गुस्सा करना इनके प्रकृति का स्वभाव होता है। समझ गए? अब ये हर बात गुस्सा नहीं करते, ये बहुत नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब आता है इनको गुस्सा तो बहुत खतरनाक आता है, और वो गुस्सा शांत नहीं होता इतनी जल्दी। समझ गए? और इस गुस्से के दौरान वो कुछ तोड़ फोड़ सकते हैं, जला भी सकते हैं, अग्नि भड़की हुई है उस दौरान। और इस दौरान अगर कोई वात पर्सनैलिटी का आदमी उन्हें और कुछ बोल दे तो हवा है और आकाश है, वायु और भड़का देगी अग्नि को, और गुस्सा भड़क जाएगा। क्लियर? जी। तीसरी पर्सनैलिटी है कफ दोष, इसमें पृथ्वी और जल तत्व होता है, तो ये दोनों स्टेबल होते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये बहुत शांत होते हैं, इन्हें गुस्सा आता ही नहीं, मैं कहूं। ये अपने स्वभाव में बहुत कूल पर्सनैलिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा होता है, ठंडे ठंडे कूल कूल होते हैं। अब ये समझने के बाद आपने क्या समझा कि बाय नेचर, बाय बर्थ आपकी 3 पर्सनैलिटी हैं, जिसको हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति इज द यूनिक साइकोसोमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। अब जब आपने ये समझ लिया कि मैं वात हूं कि पित्त हूं कि कफ हूं, तो अब देखिए, अब जो बाय बर्थ आपको नेचर मिली है उसके हिसाब से ही आपको गुस्सा आएगा। वात वालों को छोटी छोटी बात पे इरिटेशन मचेगा, लेकिन भूल जाते हैं, गुस्सा कब किया था भूल भी जाएंगे। पित्त वाले छोटी छोटी बात पे नहीं करते, लेकिन जब करेंगे तो बहुत देर तक गुस्सा परसिस्ट करेंगे और गुस्से में फोड़ फाड़ मचा देंगे, जला देंगे, और भूलते भी नहीं है गुस्से को। फिर वो इससे नाराज हो गए तो हो गए। कफ वाले गुस्सा ही नहीं करेंगे, बोलेंगे कैसा आदमी है, एकदम मोटी चमड़ी के इंसान होते हैं, कितना भी इरिटेट कर लो नहीं होंगे। तो पहली चीज थी कि बाय बर्थ भी हम गुस्से की पर्सनैलिटी के शिकार हो सकते हैं। तो अगर मुझे गुस्सा बार बार आता है, आप कोई बोल रहा है, तो पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन सी पर्सनैलिटी के हैं, वात हैं, पित्त हैं या कफ हैं। तो जो वात पित्त और कफ के जो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको वहां से लिंक करके समझने को कहूं, तो मतलब जो पित्त वाले होते हैं इनका अमिगडाला जल्दी हाईजैक हो जाता है। नहीं, जल्दी नहीं, इनका अमिगडाला हाईजैक तो होगा, और होने के बाद बहुत देर तक हाईजैक रहेगा, बहुत देर तक हाईजैक ज्यादा समझने की जरूरत है। समझे ना? एमिगडाला हाईजैक ब्रेन के लेवल पर हो रहा है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वात पित्त कफ, ये आपकी बाय नेचर, बाय बर्थ है जी। ये जो पित्त वाले होते हैं, इन्होंने अगर इस दुनिया में तो हमने सबने एक ही टाइप का सीख रहे हैं। एक बात समझिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वात पित्त कफ तीनों एक ही दुनिया में आते हैं, लेकिन ये दुनिया सबकी खतरनाक है, सारे के सारे संसारिक जीवन में है। और संसार में क्या सिखाया जा रहा है? गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। तो ये समझ के चलिए, आज की डेट में तो ये है कफ वाले भी गुस्सा करना शुरू कर दिए हैं, जबकि ओरिजिनल नेचर उसकी कफ थी। बिल्कुल क्लियर? अब ये पित्त वालों को अगर अपन सात्विक आश्रम में छोड़ें, तब जाके वो नेचर में चेंज होंगे ना। तो आश्रम कॉन्सेप्ट या सात्विक दुनिया जो है वो तो लोगों को मिल नहीं रही है, मिल रही है राजसिक दुनिया, गुस्से की दुनिया। तो इसमें वात, पित्त और कफ तीनों का अमिगडाला हाईजैक हो रहा है आज की डेट में। क्लियर? दूसरी चीज है खान पान, रहन सहन। अब पित्त पर्सनैलिटी है, अगर वो ज्यादा गर्म चीजें खाएगा
खट्टी चीजें खाएगा, तीखी चीजें खाएगा, गरम, तीखा और खट्टा, तो उसका हम्म पित्त बढ़ेगा, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। हम्म जब जब पित्त बढ़ेगा तो वो होगा। ऐसे ही जो वात पर्सनैलिटी है, अगर वो नींद कम ले रहा है, सारा दिन बैठे रह रहा है, बॉडी के अंदर आकाश तत्व और वायु तत्व वो हो जा रहा है, और माइंड हाइपर चल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे लगातार गुस्सा करेगा और गुस्सेल पर्सनैलिटी बन जाएगा। बेशक वो गुस्सा हाई लेवल का नहीं करेगा, हम्म लेकिन अब वही कफ पर्सनैलिटी है, कफ वाले को कफ लाइफस्टाइल रखना चाहिए था, लेकिन लाइफस्टाइल उसने पित्त का अडॉप्ट कर लिया, उसको भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक। यानी कहने का मतलब ये है, डाइट, लाइफस्टाइल और दिनचर्या का जो डे साइकिल का जो रोल है, वो भी गुस्से के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किस पर्सनैलिटी के हैं, किस प्रकार का डाइट लाइफस्टाइल रख रहे हैं, ये भी गुस्से के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक और की ये बात है कि जो आपने कहा बार बार गुस्सा आता है जो, तो ये क्या वात वृत्ति के लोग, जो मैंने टॉपिक दिया था कि मुझे बार बार गुस्सा क्यों आता है, तो जिस थोड़ी थोड़ी समय में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, और उसके स्ट्रक्चर जो आप बता रहे हैं कि दुबला पतला आदमी रहता है, रेस्टिंग बॉडी है, तो क्या ये वात वालों को दिखा रहा है कि अक्सर उनको गुस्सा बार बार आ जाता है? तो मैंने तो क्या वो बार बार गुस्सा जो आने का जो कारण है, जो व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं वात प्रकृति से मिलती जुलती है? अब यहां पर समझेंगे गुस्सा मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट जो बात है। हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 चाहे तो नोट कर ले, अपना प्रकृति एनालिसिस करें कि मैं किस प्रकृति का इंसान हूं। अब इसमें दो चीजें आती हैं प्रकृति एनालिसिस में, एक है क्वेश्चनियर मेथड, जहां से आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस के द्वारा मैं 40 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा, वो अच्छा। क्वेश्चंस के आंसर आपको भरने होंगे, आपका स्कोर भरना होगा। स्कोर भरने से आपको यह पता चलेगा कि बाय बर्थ आप किस प्रकार के इंसान हो। हम्म बाय बर्थ, अभी नहीं, क्योंकि जब उस क्वेश्चंस को आप फिल करेंगे तो आपको यह देखना है कि मैं बचपन में कैसा था, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो आप बदल चुके हो, जैसे बचपन में थे वैसे नहीं हो। तो बचपन में जाके उस क्वेश्चन को भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी ओरिजिनल प्रकृति क्या थी। हम्म लेकिन अब एट प्रेजेंट मेरी प्रकृति क्या है, और विकृति तो नहीं डेवलप हो गई है, प्रकृति मतलब ओरिजिनल नेचर, और विकृति मतलब पर्सनैलिटी में चेंज। तो यहां पर रोल आता है नाड़ी चेकअप का। तो वेदा पल्स मशीन के द्वारा हम अपनी नाड़ी देख के ये समझ जाते हैं कि मेरा वात पित्त कफ कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है, ठीक है। कितना वात बढ़ा हुआ है, कितना पित्त बढ़ा हुआ है, कितना कफ है, और वो नॉर्मल रेंज में है या एबनॉर्मल रेंज में है। जब आपको ये पता चल गया कि मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, दूसरा ये पता चल गया कि अभी एट प्रेजेंट मेरी पर्सनैलिटी बिगड़ी हुई है, कितनी बिगड़ी हुई है ये भी समझ में आ गया। हम्म अब अगला पार्ट आता है डाइट और लाइफस्टाइल का। अब आपको ये सीखना है डू और डोंट्स, कि मेरी प्रकृति के अकॉर्डिंगली और मेरी विकृति के अकॉर्डिंगली मुझे क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। पहले ये सीखना है क्या नहीं करना है। जैसे आप पित्त पर्सनैलिटी के थे तो मैंने क्या कहा कि आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करेंगे तो पित्त बढ़ेगा। दूसरा मैंने कहा कि आपको गर्म चीजें नहीं खानी है और ठंडे मौसम में रहना है। गर्म चीजें खाएंगे और तीखी चीजें खाएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, उससे गुस्सा आएगा। आपस में जुड़ी है, माइंड एंड बॉडी आर वन। तीसरी चीज है कि अगर ये बढ़ भी गए हैं तो भी आप बॉडी डिटॉक्स केरल पंचकर्म के द्वारा बीच बीच में ये दोष को निकलवाते रहें। इसको दोष इसीलिए कहा जाता है, वात पित्त कफ को। ये है तो बॉडी की एनर्जीज, लेकिन इन्हें दोष क्यों कहा जाता है कि अगर ये बढ़ गए तो ये फिर दोष बना देंगे आपको, दोषी बना देंगे फिर आपको। क्लियर ना? तो ये ठीक। दोष एनर्जी बने रहे, दोष ना बने। दोष तब बनेंगे जब ये नॉर्मल लेवल से ऊपर चले गए, और नॉर्मल से ऊपर चले गए तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज कर डालेंगे। वात हम्म बढ़ गया तो आप एकदम हाइपर हो जाओगे, एलर्जिक हो जाओगे, ऑटो इम्यून हो जाओगे, अर्थराइटिस हो जाएगा, सारा टाइम फालतू की बातें करोगे। पित्त बढ़ गया, आप गुस्सा करोगे, एग्रेसिव करोगे, जेलसी करोगे, जजमेंट हो जाओगे, है ना, और एकदम से स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। कफ ज्यादा बढ़ गया तो आप एकदम आलसी हो जाओगे, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, हम्म ओबेसिटी से रिलेटेड डायबिटीज आ जाएगा, और कफ की प्रॉब्लम मतलब ये लंग्स की प्रॉब्लम, म्यूकस की प्रॉब्लम। तो कोई भी चीज बढ़नी नहीं चाहिए, और ये तीनों बॉडी में होती है, वात पित्त कफ।
और तीनों बैलेंस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आप पित्त हो तो आपके अंदर कफ है ही नहीं। तो वात, पित्त और कफ तीनों को त्रिदोषास को बैलेंस रखना इज द बेस्ट नेचर। और उसके लिए आपको वेदा पल्स मशीन से इतना अच्छा एनालिसिस निकलता है। आजकल नाड़ी वैद्य भी ठीक से नहीं बताते, बहुत सारे नाड़ी वैद्य तो जानते ही नहीं है नाड़ी की विद्या को। सही है। तो मशीन के ऊपर आप इसलिए रिलाई कर सकते हैं, वो 5 मिनट तक हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के द्वारा आपका एनालिसिस करता है। और मैं तो खुद अपना 3-3 महीने में चेक करके देखते रहता हूँ, और मुझे अपनी ओरिजिनल प्रकृति भी पता है। तब मैं अब दोनों को मैच करता हूँ कि विकृति तो नहीं आ गई, और डिटॉक्स लेने के बाद मैं कूल और काम और ज्यादा बन जाता हूँ, क्योंकि उस समय तीनों दोष बैलेंस आ जाते हैं। तो फिर एक प्रश्न यहाँ पे जैसे आपने कहा कि 3-3 महीने में आप अपना कराते हैं, मैं भी घर कराता हूँ, तो यहाँ लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा 3-3 महीने में क्यों कराना चाहिए? तो 3 महीने में बॉडी के 90% सेल्स पूरे हम्म चेंज हो जाते हैं। हम्म ठीक है ना, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग साल में एक बार कराते हैं, हम्म तो पंचकर्म 3 महीने में अगर आप एक बार भी ले लेते हैं, पूरा लंबा भी नहीं लेते, शॉर्ट पंचकर्मा ले लीजिए 2 से 3 दिनों का, 3 महीने में, तो जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं वो पूरे निकल जाएंगे। और साल में एक बार वही पूरा 10 से 14 दिनों का जो पंचकर्म लॉन्ग क्लासिकल पंचकर्मा होता है वो लेना चाहिए। हम्म तो जो प्रॉब्लम्स है इकट्ठी नहीं होंगी, और फिर बड़े लेवल पे इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरा है कि आपका जो आइडियल टारगेट है वो है कि मेरे को अपना वात, पित्त, कफ तीनों नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना है। हम्म नॉर्मल रेंज में कोई भी बढ़ने नहीं देना है, किसी भी चीज को एबनॉर्मल नहीं होने देना है। नॉर्मल और एबनॉर्मल को समझना है। जैसे बीपी होता है ना 80 से लेकर 120, तो जी 90, 100, 150, 110 ये सब नॉर्मल है। इसी प्रकार से वात, पित्त, कफ तीनों का जो नॉर्मल लेवल होता है 1 से लेकर 3 तक, जो वेदा पल्स की मशीन के अकॉर्डिंगली उसके बीच में रखना होगा। ये हम्म पहला पार्ट हुआ। जी दूसरा पार्ट है माइंड के लेवल पर। देखिए, अब क्यों ब्रेन की बात मैंने क्यों की, क्योंकि वहां पर एमिगडाला है। हम्म हाईजैक कौन हो रहा है? एमिगडाला। बिल्कुल। अब माइंड के अंदर हमें क्या करना है? सत्व, रजस और तमस 3 प्रकार के गुण होते हैं माइंड के लेवल पर। बॉडी के लेवल पर तमस होता है। हम्म तो जो सात्विक हैं वो गुस्सा कम करते हैं, जो राजसिक हैं वो गुस्सा ज्यादा करते हैं, और जो तामसिक हैं वो पड़े रहते हैं। तो माइंड के लेवल पर सत्व, रजस और तमस को बैलेंस बनाना होता है। और जैसे जैसे हम राजसिक जो जीवन जीते हैं उसकी वजह से हमारी सोच भी राजसिक हो जाती है। और वात, पित्त, कफ के साथ में अगर बोलूं, वात प्रकार के जो लोग हैं राजसिक होते हैं, और पित्त प्रकार के लोग सात्विक होते हैं, और तमस प्रकार के लोग, कफ प्रकार के लोग तामसिक होते हैं। ये माइंड और बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है, सत्व, रजस, तमस, वात, पित्त, कफ, ये दोनों को मेंटेन करना होता है बॉडी के लेवल पर डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा, और माइंड के लेवल पर मेडिटेशन के द्वारा। जब आप रेगुलर बेसिस पे, जैसे बॉडी को आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है, बॉडी इज बेनिफिटेड बाय मूवमेंट एंड माइंड इज बेनिफिटेड बाय स्टिलनेस। लेकिन राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बॉडी इज हाइपो एक्टिव, सेडेंटरी, एंड माइंड इज हाइपर एक्टिव। इस वजह से बॉडी के लेवल पर वात, पित्त, कफ गड़बड़ हो रहा है, और माइंड के लेवल पर सत्व, रजस और तमस का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो रहा है। और माइंड के लेवल पर मेडिटेशन करना है। माइंड के लेवल पर जब मेडिटेशन करेंगे तो गुस्सा भी कम होगा, सत्व, रजस, तमस की मात्रा बैलेंस रहेगी, एक्यूरेट थिंकिंग आएगी, प्रॉपर थिंकिंग आएगी, गुड थिंकिंग आएगी, और प्रोडक्टिव थिंकिंग आएगी। थिंकिंग केवल पॉजिटिव नहीं होता। लोग हम्म बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, मैं कहता हूं एक्यूरेट थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग। तो अगर मैं जिन बातों को समझ पाया, दो प्रमुख बातें आपके थ्रू आई हमारे पास में। गुस्सा, एक तो पहला जनरली गुस्सा आता भी है और हम गुस्सा करते भी हैं। गुस्सा करते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि हम कॉन्शियस रहते हैं और हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता रहता है। अगर गुस्सा आ जाए इसका मतलब है कि अमेगडाला पूरा पूरा हाईजेक हो गया है। इस सिचुएशन से बचना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि व्यक्तियों की प्रकृति होती है, एक वात, पित्त, कफ की प्रकृति है। दूसरा आपने सत्व, रजस और तमस की बात करी, और इन दोनों को मिलाकर के भी व्यक्ति जल्दी उसको गुस्सा आता भी है और उस हिसाब से वो गुस्सा को मैनेज कर पाता है। आपने यहां भी कहा कि प्रकृति को देखना है तो वेदा पल्स की मशीन से प्रकृति को देख लिया जाए, और उसके हिसाब से बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स पे अपने को काम करना है। ये भी कहेंगे कि वेदा पल्स को आकर के पॉजिटिव जो मशीन है वो एक्यूरेटली देती है। कर मैं तो पिछले करीबन 2 साल अब हो रहे हैं जिसमें करा रहा हूँ, और मैं भी 3-3 महीने में कराता हूँ। 3-3 महीने के कराने के पीछे सर एक आयुर्वेद का सिद्धांत को फॉलो किया।
ठीक है, ब्लड सेल्स से बनते हैं सर वो आपके। जब मैंने आयुर्वेद के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि मौसम बदलता है, ठंडी गर्मी और बरसात, उसके हिसाब से वात पित्त कफ के मौसम भी होते हैं और आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। तो जब उन्होंने ये बात मुझे कही तो मुझे लगा कि जब वात पित्त कफ वहां बदल रहा है तो मेरे बॉडी भी बदल रहा होगा। तो मैं जल्दी 3-3 महीने में कराता हूँ, लोगों को सलाह भी देता हूँ कि आप भी अपने 3-3 महीने में एक बार आकर के वेदा पल्स करा के अपनी प्रकृति को समझ लें कि कहाँ पे बैलेंस हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब अब बातें दो हो गई है, हाईजेक हो रहा है यानी कहीं ना कहीं ब्रेन और माइंड का रोल आ गया है। ये तो आपने बता दिया डिटॉक्स करना है, इसको मैनेज किया जाता है, लाइफस्टाइल किया जाता है। बट गुस्सा कहीं ना कहीं माइंड का कारक है, मन से है। मेडिटेशन एक जगह है, मगर सबसे पहले तो उस मेडिटेशन की प्रक्रिया से कैसे गुजरना है। तो पिछली क्लासेस में आप एनएलपी की बातें, अगर आप एनएलपी ट्रेनर हैं, एनएलपी मास्टर हैं, क्या एनएलपी में कुछ ऐसे क्रियाएं हैं, ऐसी कुछ सिद्धांत है जिससे हम गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं? दो हैं, वात या पित्त, उससे कोई फर्क नहीं। एनएलपी माइंड की साइंस और ब्रेन की साइंस। तो एनएलपी में हम बात करते हैं एमिगडाला के साथ बात करने की। अच्छा। जो ये एमिगडाला डेंजर 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 फियर करता है, इसको हम एमिगडाला को हिप्नोटिक लैंग्वेज में ले जाकर बात करते हैं और इसे शांत कराया जाता है और इसे समझाया जाता है। एमिगडाला टॉकिंग हिप्नोटिक पैटर्निंग ऑफ द माइंड, जिसमें हम एमिगडाला से हिप्नोसिस में ले जाके बात करते हैं, भाई ओवर रिएक्ट मत कर, शांत रह, कोई इतना डेंजर नहीं है जितना तू समझ रहा है। और फिर वो रिएक्ट करना बंद करता है तो आपको लगता है कि यस अब मैं शांत हो गया हूँ, काम डाउन हो गया। कई बार प्रॉब्लम हमारे केमिकल्स और ब्रेन का होता है और जिसको हम समझ ही नहीं पाते, लेकिन कंट्रोल हमारे माइंड पर है। हिप्नोटिक पैटर्निंग प्रोग्राम जो है, जिसमें हम हिप्नोटिक कमांड्स देते हैं एमिगडाला को और उस दौरान फिर वो शांत हो जाता है एमिगडाला, फिर वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। बहुत सारे लोगों का एमिगडाला मैनेजमेंट से हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जीज और ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोगों के एंजाइटी, पाल्पिटेशन और ओसीडी प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम माइंड के हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, डिजीजेस आर द प्रॉब्लम ऑफ माइंड, बॉडी इज जस्ट ए विक्टिम। और हम बॉडी को, विक्टिम को ही और ज्यादा मेडिसिन खिला खिला के उसको और परेशान कर रहे हैं और जिसने प्रॉब्लम पैदा करी है उसका कोई सोल्यूशन दे नहीं रहे। ये वैसे ही है, दो बच्चे हैं घर में, छोटा वाला नोटोरियस और डांट बड़े वाले को पड़ती है, थप्पड़ भी उसी को पड़ता है, केवल ये दिखाने के लिए कि छोटे वाला डर जाए। प्रॉब्लम बॉडी डिजीज जो है वो माइंड की प्रॉब्लम है और थप्पड़ अपन लगा रहे हैं बॉडी को देते हैं। और माइंड फिर और खुश होता है कि मेरे को तो कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा। अब जो मैं बात कर रहा हूं, पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा हुआ कि एनएलपी के अंदर वेलनेस एनएलपी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं कहूंगा वेलनेस एनएलपी का एक फ्री एपिसोड जो मेरा पार्ट है, आप पांडे जी उसे फ्री में लोगों को दीजिए जी। कि कैसे हमारा एमिगडाला हमारे इम्यून सिस्टम की गलत प्रोग्रामिंग कर देता है। और जब आप समझ पाएंगे कि आपका एमिगडाला ऐसे काम करता है तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो नॉलेज आप ले रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कई बार जब भी आपको गुस्सा आएगा ना, आपको ये सारी बातें याद आएंगी और जैसे ही याद आएंगे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और अभी तक आप अवेयर नहीं थे इन चीजों के बारे में, इसीलिए बेफालतू का गुस्सा कर रहे थे, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। तो एनएलपी आपको एक समझदार बना देता है, स्मार्ट बना देता है। जीवन का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं है, कुशलता पूर्वक पीछे हट जाना भी अपने आप में एक जीत है। तो एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू और एक होता है एसक्यू। मैं जब पढ़ा लिखा एमबीबीएस किया तो मैं बहुत आईक्यू वाला इंसान बन गया। एमबीबीएस करने के बाद मेरा आईक्यू बहुत बढ़ गया। आईक्यू बढ़ा तो गुस्सा भी बढ़ गया, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तब मेरे को समझ में आया मेरा आईक्यू तो बढ़ गया, मेरा ईक्यू डाउन चला गया। ईक्यू मतलब इमोशनली स्टेबल। फिर मेरे को समझ में आया माइंड की साइंस, और मैंने माइंड की साइंस पढ़ी, एनएलपी पढ़ा, तो मेरा ईक्यू और आईक्यू दोनों बराबर आ गए। अब मैं काफी कुछ स्टेबल हो गया। लेकिन फिर मुझे तलाश कुछ और भी थी, फिर मैंने मेडिटेशन की मदद ली। अब मेरा एक चीज और खुल गया, वो है एसक्यू, स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट। तो आईक्यू जब आपका डेवलप होता है तो आप लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग करते हैं, और जब ईक्यू डेवलप होता है तो आप राइट ब्रेन थिंकिंग करते हैं, और जब आपका एसक्यू डेवलप हो जाता है तब आप होल ब्रेन थिंकिंग करते हैं। तो एक स्लाइड के साथ आपको जोड़ूंगा, यह है ईक्यू आईक्यू एसक्यू। तो आईक्यू लेफ्ट ब्रेन, ईक्यू राइट ब्रेन और एसक्यू होल ब्रेन थिंकिंग। तो पूरी दुनिया आपको इंटेलिजेंट बनाते जा रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में दे रही है, आपका आईक्यू बढ़ते जाए। जितना आईक्यू बढ़ेगा उतना ही आप बेवकूफ बनते जाएंगे, उतना ही आप ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईक्यू को डाउन रखें। आईक्यू के साथ जब भी आईक्यू बढ़ाएं तो ईक्यू जरूर बढ़ा लें। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंट।
कि मैं अपनी इमोशन को भी हैंडल करना जानता हूं और सामने वाले की इमोशन को भी हैंडल कर सकता हूं। और ईक्यू और आईक्यू दोनों को अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो दी बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास एसक्यू भी आ जाता है तो फिर ये आईक्यू और ईक्यू दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना आपको आ जाता है। कब आईक्यू लगाना है, कब ईक्यू लगाना है, ये बताता है एसक्यू। अगर एसक्यू डेवलप नहीं होगा, या तो आप कभी ईक्यू में चले जाएंगे, कभी आईक्यू में चले जाएंगे, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल होगा। तो बेटर है कि एसक्यू बनाएं। एसक्यू मतलब होल ब्रेन थिंकिंग। अपना ब्रेन अपने आप चूज कर लेगा किसके साथ मुझे क्या मैनिपुलेशन करनी है और किसके साथ मुझे शांति से जीवन जीना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और चाहूंगा अभी आज के पूरे सेशन में किसी के पास में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर करें। और जब तक आप प्रश्न करें, बता दूं कि जितनी बातें आज यहाँ पे हुई, अमेगडाला हाइजैक की बात हुई, चाहे हम वात पित्त कफ की बात कर रहे हैं, सतत रजस और तमस की बात किए, हम प्रकृति विकृति की बात किए, माइंड हाइजैक की बात करें, और अभी जो एनएलपी की लास्ट में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, सारी चीजें की जरूरत आज के समय में है। चाहे आप वो स्टूडेंट्स हो, चाहे आप फैमिली के हेड हो, चाहे छोटे बच्चे हो, या किसी कारपोरेट में आप काम कर रहे हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, इस चीज की सबको जरूरत है। हमें देर में समझ में आई ये बातें, और जब समझ में आई तो अपने आप को बेहतर समझा। जैसा कि डॉक्टर अनिल ने कहा, वाकई तो शायद आज नरेंद्र पांडे का नाम इस रायपुर और छत्तीसगढ़ में शायद किसी और चीजों में ज्यादा लिया जाता। हालांकि थैंक्स टू डॉक्टर अनिल जैसे दोस्त हैं मेरे पास में जो सम्मान करते हैं किसी चीज का, लेकिन वो भी समझते हैं कि शायद कुछ सम्मान और बढ़ा होता अगर मैं उतना गुस्सा ना किया होता। तो उसके लिए एक जो मुझे हेल्प की है, मैं आपके सामने रिकमेंड कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, थैंक्स टू गिविंग दिस बुक टू मी। और एक ये चीजें जितनी बातें यहाँ पे हो रही है उसको अगर समझना है तो आपको इस किट के पास से गुजरना होगा। और एक ऐसी चीज है, जब भी मैं परेशान होता हूं तो मैं एक बार इसको जरूर से सुन लेता हूं। और मैंने इस लैपटॉप में भी मैंने इसको रखा है, कई बार ऑफिस में बैठ करके भी दो चार चीजें सुनता हूँ, और उसमें जो गाइडेंस दिए हैं उसको फॉलो करता हूँ। तो मुझे हेल्प मिल रही है काफी कुछ करने का। तो लाइफ एजुकेशनल बॉक्स नाम दिया है इसमें, 3 एपिसोड पे है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, ये क्लासेस हैं, ये कोर्सेज चल रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि वेलनेस एनएलपी पे पांडे जी प्रोग्राम दिखा दो, मगर वेलनेस एनएलपी का प्रोग्राम साहब तब मैं दिखा पाऊंगा जब लोगों को माइंड और ब्रेन समझ में आ जाएगा। जब तक माइंड और ब्रेन को नहीं समझेंगे तब तक वेलनेस एनएलपी पे कहाँ पहुंच पाऊंगा डॉक्टर साहब। तो बातें कुल मिला के छोटी छोटी जो विषय मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, ये उन्हीं विषय से संबंधित है। इसलिए मैं कभी हेल्थ की बात करता हूँ, कभी माइंड की बात कर रहा हूँ, दोनों आपस में रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं अध्यात्म की बातें भी जब यहाँ पे होती हैं तो इन तीनों चीज को मिला करके केवल आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये तीनों आपस में बैलेंस रहेंगे तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। जिस कामनेस की बात की जा रही है, यानी नाजायज गुस्सा जो होता है वो नहीं कर पाएंगे, उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो उसके लिए आप एक बार इस बॉक्सेस थ्रू गुजरेंगे तो बेहतर होगा। और पसंद आए तो प्रकृति को जरूर बैलेंस कराते चलिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपना वेदा पल्स जरूर करा लें। मैं इंतजार कर रहा हूँ किसी के माइक अनम्यूट होने का। 5 बज चुके हैं, 5 मिनट तक मैं और ऐसी चर्चा करता रहूंगा। जस्ट हाँ, पटले जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हम तामसिक विचारधारा वालों के साथ बैठते उठते हैं तो हमारे को गुस्सा आता है? और दूसरा था कि तामसिक आहार खान पान आहार विहार से भी हमारे को गुस्सा ज्यादा आता है। ये दो ही मेरे क्वेश्चन थे। बोलते हैं ना, जैसा भोजन वैसा मन। बिल्कुल। अगर आप तामसिक भोजन ज्यादा खाएंगे तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी और माइंड के अंदर टॉक्सिसिटी भी ज्यादा होगी, नेगेटिव विचार भी ज्यादा आएंगे। और तामसिक लोगों के साथ ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली आपके जो विचार है, जो आपके सोचने का तरीका है, वो बदल जाता है। और फिर आपके मन के अंदर के जो सत्व रजस तमस गुण है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद कहता है आहार, विहार, व्यवहार और विचार, चारों पे ध्यान रखें। मतलब क्या खाना है, क्या सोचना है, किन लोगों के साथ बैठना है और कैसा व्यवहार करना है, दिनचर्या कैसी रहनी है, चारों एस्पेक्ट्स पे काम करना होगा। और बेसिकली अगर मैं कहूं, हमारा जो वैदिक विज्ञान था, वैदिक विजडम थी, उसमें जीवन कैसे जीना है वो सारा दिखाया गया था। आज सारी चीजें हम सीख रहे हैं, बस केवल एक चीज हमें नहीं सिखाई जा रही कि इस जीवन को जीना कैसे है। और यही साइंस मिसिंग हो रही है, इसी वजह से जीवन जीना, बाकी सब कुछ हमारे पास सही चल रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक चीजें लग्जरियस,
लेकिन जीवन की जो क्वालिटी है, लाइफ की जो क्वालिटी है, वो डे बाय डे डाउन आते जा रही है। माइंड की क्वालिटी डे बाय डे डाउन जाती जा रही है, लोगों की क्वालिटी डे बाय डे डाउन जाते जा रही है। इस वजह से ये जो जीवन है, ये जीना और मुश्किल हो रहा है, ईज ऑफ लाइफ खत्म होते जा रहा है। बस इतनी सी बात। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बाकी क्वेश्चन तो और नहीं है, सब लोगों ने सराहना कर दी है आज के सेशन का। तो आज हम आप सभी से फिर से विदा लेंगे और 2 दिन बाद अब पूरा साल बीतेगा और हम 2024 का स्वागत करेंगे आने वाले दिनों में। और जब नए साल की बात होती है तो जो पटले जी आपने कहा कि तामसिक विचार भी होते हैं और तामसिक भोजन भी होता है, तो तामसिक भोजन होगा तो तामसिक विचार भी आएंगे। और नए साल की लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं वो तामसिक के साथ ज्यादा करते हैं, तो लोग वाइन का सेवन भी करेंगे, नशा भी करेंगे। तो हालांकि उस पर मेरा जोर नहीं है कि लोग ना करें, मैं ये कह भी नहीं सकता क्योंकि इसका मैं अधिकारी नहीं हूं। और मेरी बात काश लोग मानते तो मैं यही कहूंगा कि पीना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतनी भी लोग पी लेते हैं कि बाद में उल्टी भी होने लगती है और लोगों का दूसरे दिन सर भी चकराता है, सर में दर्द होता है। तो अगला विषय इसी के साथ चालू होता है कि शराब पीने के बाद उल्टी और सर में दर्द क्यों होता है। यही विषय लेकर के 2 जनवरी को मैं उपस्थित होऊंगा आप लोग के पास में शाम 4 बजे। उसको समझेंगे कि क्या कारण है, फिर क्यों इतना लोग पी जाते हैं कि सर में दर्द और उल्टी हो जाए, उसको भी समझेंगे। एलोपैथ के डॉक्टर से भी समझेंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर से समझेंगे, और फिर क्या करना चाहिए ये भी जरूरी है, क्योंकि हर कोई मेरी बात नहीं मानेगा कि भाई दारू मत पी। पिएगा तो पिया है तो शरीर खराब होगा, मगर शरीर को थोड़ा सा बना के रखना, क्योंकि शरीर केवल आपका नहीं है, उस पर आपके परिवार की भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तो उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस विषय पे बात करेंगे। साथ में डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी तो रहेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं किसी गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट को बुला के बिठाऊं जो आपको समझा सके कि शराब पीना कितना अच्छा होता है। तो तब तक इजाजत दीजिए, आप सब लोग नए नए वर्ष का अभिनंदन करें, स्वागत करें, खुशियां मनाएं, मगर हो सके तो नशे और तामसिक भोजन से दूर रहें, हाई एनर्जेटिक रहें, और जब 2024 में हमारी आपकी मुलाकात हो तो आप दुगने और चौगुने जोश के साथ में यहाँ बैठे रहे, नए विचारों के साथ बैठे रहे। आप सभी को आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और पुरानी जितनी भी वर्ष की जो यादगार स्मृतियां रही है, जो आपको खुशी देती हैं, उन स्मृतियों को 2024 में ले चले, और जो दुख देने वाली स्मृतियां आपके दिमाग में, आपके मन में बैठी हुई हैं, उन्हें 2023 में ही छोड़ जाइएगा, उन्हें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड ना करिएगा। और लगता है कि नहीं, पीछा नहीं छोड़ रही हैं, चल रही हैं, तो मैं आपको उन स्मृतियों को हटाने के लिए, उन स्मृतियों को विलोपित करने के लिए 2024 में पॉजिटिव हेल्थ जोन पे एक कार्यक्रम लेकर के आऊंगा, यदि आप लोग मुझे अनुमति देंगे तो, कि कैसे उन दर्द भरी दास्तानों को, वो स्मृतियों को जो आपको तकलीफ दे रही हैं, उन्हें भुलाया कैसे जाए, हटाया कैसे जाए, यह कार्यक्रम भी लेकर के मैं आऊंगा। मगर जब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स पे लिख करके भेजेंगे कि यह वाला कार्यक्रम करना चाहिए, तभी। नमस्कार।